में कर दीजिएगा। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है जी पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से चलते हैं, सारी की सारी सिचुएशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये भी देखते हैं कैसे रिलेशनशिप जो है वो इनके कायम होते हैं, कैसे जो है बाकी सारे के सारे मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हमारी डिस्कशन का हिस्सा रहेंगी। इससे पहले हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात देख चुके हैं, इससे पहले हम ईरान के साथ देख चुके हैं। बड़ी डिटेल से हमने सारी की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान का स्टैंस कहाँ-कहाँ पे और क्या-क्या रहा है। हम ये भी समझने की कोशिश कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने किस-किस तरह से कहाँ-कहाँ पे सपोर्ट किया या पाकिस्तान को कहाँ-कहाँ पे सपोर्ट किया जाता रहा। अब हम जो है आगे यहाँ से बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रिलेशनशिप्स को, लेकिन डिटेल्स के साथ। पाकिस्तान और चाइना हमारे पास जब भी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप की बात की जाती है, एक ही सवाल ज़हन में आता है कि चाइना पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त है। हमारे पास एक दोस्ती ऐसी है जो कि जिसे हम साइनो पाक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। सो ये दोस्ती काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस दोस्ती से पहले कुछ बातें समझना ज़रूरी। जब भी हम किसी भी रियासत के अंदर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है वो बायलैटरल होता है। रिलेशनशिप कुछ ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इनकी दोस्ती जो है वो किस तरह से रही। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की दोस्ती तब से है जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होता ही नहीं था। सो हमारे पास पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से पहले जो कंट्री थी वो पीओसी हुआ करती थी, सॉरी आरओसी हुआ करती थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बारे में भी देखेंगे कि ये क्या है। हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ कोई 1950 में एस्टैब्लिश होता था। पाकिस्तान उन चंद एक कंट्रीज़ में से था, उन ममालिक में से था कि जिसने चाइना के साथ रिलेशनशिप को कायम करने में बड़ी जल्दी की, बड़ी तेज़ी के साथ हमने रिलेशनशिप कायम किए। और उसकी वजह भी यही थी कि हम लोग चाहते थे कि खित्ते में हमें इंडिया के अलावा कम से कम दुश्मन जो है वो उनका सामना करना पड़े। हमने हमने जब भी चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया, तो मैं बता दूँ, हमने जिसको रिकॉग्नाइज़ किया वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास पीआरसी को हमने रिकॉग्नाइज़ किया, हमने आरओसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। ये आरओसी क्या है, आगे चल के मैं इसको बता दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा। सो हमारे पास पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस तरह से कहानी शुरू हो जाती है। 1950 में रिलेशनशिप जो है वो इनके दरमियान चलते हैं और ये रिलेशनशिप बड़े स्पेशल रिलेशनशिप कहलाते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इस कहानी में हमें पता चलता है कि हमने 1950 में तो इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। चाइना को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाइना ने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो स्टोरी है हमें आगे बढ़ती है और तब दोस्ती हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है जब हमारे पास एक एग्रीमेंट तय पाता है चाइना के साथ हमारी बाउंड्रीज़ को लेकर। आप सभी जानते हैं कि चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्रीज़ के मैटर हैं, वो काफ़ी स्वेयर किस्म के होते हैं, और लेकिन ये बाउंड्रीज़ के मैटर जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, रिज़ॉल्व हो जाते हैं 1963 में। इससे पहले कि मैं ये बता सकूँ कि ये एग्रीमेंट था क्या, 1963 के अंदर होने वाला ये एग्रीमेंट जिसने पाकिस्तान और चाइना के अंदर दोस्ती की एक नई बुनियाद रख दी थी, ये है क्या? डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। दरहकीकत पाकिस्तान और चाइना के दोनों के दरमियान जो बॉर्डर था, वो हमारे पास कश्मीर रीजन को लेकर था। कश्मीर रीजन 2 मार्च 1963 हमारे पास 2 मार्च 1963 में जो है, होता कुछ यूँ है कि एक एग्रीमेंट जो है वो तय पाता है। इस एग्रीमेंट का मकसद क्या था? हमारे पास इस एग्रीमेंट ने दोनों ममालिक के दरमियान को तकरीबन 1942 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसको सीड किया। पाकिस्तान ने चाइना की सॉवरेनिटी को, हाकिमियत को तस्लीम किया अपने कुछ इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में कि हाँ ये आपका एरिया है, लद्दाख के इलाकों में तस्लीम किया। सो एक ऐसा एग्रीमेंट जो 1963 में था, वो हमारे पास जो है वो ये वाला एग्रीमेंट था।
جب ہم نے چائنا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تو انڈیا جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے جو 1942 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا چائنا کو دیا ہے، اس میں 5300 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا انڈیا کا ہے، تو یہ پاکستان نے غلط کیا ہے۔ انڈیا کہتا ہے کہ میں یہ معاہدہ نہیں مانتا جو پاکستان نے چائنا کے ساتھ کیا ہے۔ انڈیا کہتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے اور میں اس کو حاصل کروں گا۔ یہ ایک وجہ ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان معاملات خراب ہونے، بگڑنے کی۔ اب ہمیں کہانی میں یہ ایگریمنٹ ایک سمجھ آ چکا ہے۔ یہ ریلیشن شپ نے چائنا اور انڈیا کے درمیان تو تعلقات خراب کیے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو۔ یہ وہی ایگریمنٹ تھا کہ جس کے بعد چائنا نے پاکستان کو 12 موقعوں پہ ملٹری کی اسسٹنس دینا شروع کر 1965 کے جنگ میں، جہاں پہ ہمیں ہمارے دوستوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے چھوڑ دیا تھا، چائنا جو ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ 1972 میں بھی چائنا نے ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا کو پتہ چل چکا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ میرا ایلی ہے، میری مدد کرنے والا ملک ہے، اور ہم جو ہیں وہ اب اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجیکل الائنس تھا جس سے پاکستان کو بعد میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پاکستان آج بھی چائنا پاکستان کا سب سے بڑا لارجسٹ سپلائر ہے آرمز کو دینے والا، اور تھرڈ جو ہے وہ لارجسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹنر ہے اوورآل۔ یہ ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان ریلیشن شپ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو میں اوپر آپ سے بات کر رہا تھا 1963 کی وجہ سے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اتنی پختہ ہو جاتی ہے اور اتنی پکی ہوتی ہے کہ چائنا تب سے لے کے اب تک پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے۔ چائنا نے پاکستان کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کیا وہ پاکستان کی فورن پالیسی۔ جب میں فورن پالیسی کی بات کرتا ہوں تو اسے میں FP لکھوں گا، پاکستان فورن پالیسی۔ فورن پالیسی، پاکستان کے فورن پالیسی کا مطلب ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان اپنے تعلقات دوسری دنیا کے ساتھ کیسے رکھتا ہے، کیا دوسرے ممالک جو اسلامی ہیں، غیر اسلامی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے رہے گا۔ پاکستان دنیا کا لارجسٹ مسلم کنٹری ہے انڈونیشیا کے بعد۔ انڈونیشیا پہلا ملک ہے جو کہ آبادی میں سب سے بڑا ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس اس کی ایٹمی پاورز موجود ہیں، جس کے پاس ایٹمی ویپنز موجود ہیں۔ پاکستان کی جو ہمارے پاس فورن پالیسیز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں یہ بہت رول ادا کرتا ہے۔ سال 1986 یہ ہمارے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہی تھے کہ ہمارے پریزیڈنٹ محمد ضیاء الحق وزٹ کرتے ہیں چائنا کا۔ مقصد کیا تھا؟ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کو بہتر کرنا۔ مقصد کیا تھا کہ دونوں کی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کرنا چاہتی تھی ایک دوسرے۔ یہاں پہ میں آپ کو 1986 سے ہم بات کر رہے ہیں، چائنا میں ہونے والا 1989 کا انسیڈنٹ بھی بتانا چاہوں گا۔ یہ وہ انسیڈنٹ ہے جو بہت سے پیپرز میں کوٹ کیا جاتا ہے، یہ وہ انسیڈنٹ ہے جس پہ FPSC آپ سے بہت سی چیزیں پوچھ رہتی ہے۔ اس انسیڈنٹ کو ہم جو ہیں وہ تیانن اسکوائر پروٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ 1989 میں ہوتا۔ یہ پروٹیسٹ تھا کیا؟ ہمارے پاس جو ہے وہ تیانمن پروٹیسٹ جو ہے وہ کس نام سے جانا جاتا ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کو لازمی سمجھ لیجیے گا کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو ریفرنسز کوٹ کرنے پڑتے ہیں اور یہ بہت فیمس ہے۔ ایک ایسا پروٹیسٹ ہے، اس پروٹیسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چائنا کی گلیوں میں جانا پڑے گا۔ چائنا جہاں پہ اگر آپ جو ہیں اس کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیانمن اسکوائر پروٹیسٹ نہیں کہنا بلکہ 4 جولائی پروٹیسٹ کہنا پڑے گا۔ 4 جولائی ایسا کیا ہوا تھا؟ ایسے پروٹیسٹ میں پاکستان میں بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ پروٹیسٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ در حقیقت ہوا کچھ یوں تھا کہ چائنا میں ایک جگہ ہے جس کا نام تیانمن اسکوائر ہے، بیجنگ کے اندر۔ وہاں پر یہ ایک احتجاج شروع ہوتا ہے۔
एहतजाज शुरू होता है 15 अप्रैल से और चलता है 4 जून तक। 4 जून तक जो है वो चलता है। 3 जून में, जब ये 3 जून तक तो सारे के सारे हालात वाक़यात बड़े अच्छे रहते हैं, बड़े ठीक रहते हैं। लेकिन 3 जून के बाद 3 जून की रात को जो है ये प्रोटेस्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है पीसफुली। लेकिन पीसफुली ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होता है, गवर्नमेंट नाकाम होती है और अब की दफ़ा जो है वो इस फेयर के ऊपर जो है वो आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है, ट्रूप्स को भेजा जाता है और वहाँ पे वो ट्रूप्स खुले में गोलियाँ चलाते हैं अपने ही लोगों पे। आर्मी दुनिया में अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाती। लेकिन तियाननमेन स्क्वायर के अंदर ऐसा हुआ कि चाइना की आर्मी ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई। इसमें जो है बहुत से लोग मारे जाते हैं, जान से जाते हैं। इस सारे के सारे इवेंट को 89 डेमोक्रेसी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चाइना के अंदर डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है 89 डेमोक्रेसी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा हुआ क्या था कि ये लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए? क्या मामलात थे? क्या हुआ? किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं? ये डिटेल्स हमारे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि 1989 में तियाननमेन स्क्वेयर होता है, जिसमें बहुत से चाइनीज़ मारे जाते हैं। वजह क्या है कि वो हुकूमत के खिलाफ निकलते हैं। डेमोक्रेसी कायम करें हमारे मुल्क में, हमें कम्युनिज़्म की तरफ नहीं जाना है। कुछ ऐसा मानना था यहाँ के लोगों का, कुछ ये चीज़ें मांगना चाहते थे, लेकिन तियाननमेन स्क्वायर में उनकी मौत वाक़या हो जाती है। आपसे पेपर में और अच्छे बार अच्छी जॉब्स के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चाइना में तियाननमेन स्क्वायर के अंदर जो कुछ हुआ, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? लेकिन अगर जनाब को तियाननमेन स्क्वायर का ही नहीं पता, तो वो सपोर्ट की कैसे बात करेंगे? याद रखिएगा, चाइना जमहूर पे यकीन रखता है, जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता। मैं अक्सर कहा करता हूँ चाइना जमहूर पे यकीन रखता है और जब हम मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, whenever I talk about democracy, I mean China is trying its level best to uplift all the people. China believes in uplifting the people. China believes in improving their standards of life. So China is not like Pakistan or the India. Chinese people, they have their own priorities. They are changing their life in their own way. So जमहूर का मतलब ये है कि चाइना के अंदर पिछले साल कितने लोगों के पास खाने के लिए था और इस साल कितने लोगों के पास खाने के लिए है। ये सादा सा फॉर्मूला है। सो हमारे पास जब तियाननमेन स्क्वायर पे प्रोटेस्ट होते हैं तो यहाँ पे अब पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है चाइना को। पीपल लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान जो है आर्मी, इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान आर्मी को के इस स्क्वायर के अंदर कभी शामिल नहीं रही थी, लेकिन हमारा उनके साथ गहरा रिलेशनशिप था। हम लोगों ने उनको हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की। जब मैं पीएलए की बात करता हूँ, जब मैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे चाइना की आर्मी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे उस फोर्स की बात कर रहा हूँ जिसका दूसरा नाम सीसीपी है, यानी कि कम्युनिज्म पार्टी है। चाइनीज कम्युनिज्म पार्टी या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। मैं जब यहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ ग्राउंड फोर्स की, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। चाइना चाइना ने अपनी आर्मी को एक हेडर के नीचे इकट्ठा कर रखा है, जिसको हम सीएमसी के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। और इसका कमांडर इन चीफ बहुत पावरफुल है। ये बहुत पावरफुल मिलिट्री है और ये हमारे पास पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जानी जाती है। और पाकिस्तान आर्मी के बारे में कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो उनके चाइनीज के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप। चाइना ने हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे सपोर्ट किया और जब मैं पाकिस्तान आर्मी की बात करता हूँ तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज की बात करता हूँ। एक ऐसी आर्मी की मैं बात करता हूँ जिसने दुनिया में छठा बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी छठे नंबर पे आर्मी है। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि जिसके पास तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो हैं वो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब वो है एक ऐसी फ़ोर्स है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक पाइल और तमाम के तमाम मामलात की ज़िम्मेदार है। बाकी इस आर्मी के बारे में डिटेल्स आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है, तो मैं पाक आर्म्ड फोर्सेस की बात नहीं करूँगा, लेक्चर में आगे बढ़
चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर के मामले में। कश्मीर के मामले में चाइना की हमेशा से ये पोजीशन रही है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रुकिए ज़रा, चाइना को क्या पड़ी है कि वो कश्मीर के मामले में सोचे? एक ऐसा चाइना, जब इंडिया में एक ऐलान किया जाता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स का टिकटॉक का बायकॉट कर दें, तो यही चाइना शर्ट्स बना के भेजना शुरू कर देता है और वो हमारे पास है बायकॉट चाइना की शर्ट्स। यहाँ पे मैं एक एक को आपको तारीख से एक एंटीडोट बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये चाइनीज़ जो हैं वो दे आर वेरी, वेरी, वेरी क्लेवर पीपल। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि कौन कंट्री किस तरह से उनको सपोर्ट करती है, किस तरह से उनके साथ जो है वो मामला तय करती है। It is very interesting. Once upon a time, a taxi driver was there in New York. He was driving a taxi, but he was Chinese. What happened? A naked woman sat in his taxi. So he was looking at that woman. The woman asked, haven't you seen in your life any naked woman? He said, no, 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 I'm not interested in seeing naked woman. I am thinking how you will pay my fare, how you're going to pay me back. So they are not concerned about the distractions, they are concerned about their business. So चाइना जब अपने बिजनेस के साथ कंसर्न है तो पाकिस्तान जिसे दुनिया मुंह नहीं लगा रही है आज के हालात में, चाइना उसको जो है वो क्यों सपोर्ट करता है? चाइना को क्या पड़ी है? हमें समझना पड़ेगा जिंग जियांग कंट्रोवर्सी को। ये कंट्रोवर्सी है क्या? इस कहानी को समझने के लिए समझ लीजिए कि चाइनी गवर्नमेंट है। चाइनीज गवर्नमेंट ने ठीक-ठाक ह्यूमन अब्यूजेस किए हैं। हमारे वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या होता है, ये किसी से ढका-छुपा नहीं है, लेकिन हाँ, हम उसकी बात नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट अब्यूजेस किए हैं उइघुर उइघुर मुसलमानों के खिलाफ। चाइना की एक प्रोविंस है जिसका नाम हमारे पास ज़िंगशंग है। ज़िंगशंग प्रोविंस के अंदर जो है वो चाइना मुसलमानों का जेनोसाइड करता है। ये जेनोसाइड हमारे पास शुरू होता है 2014 में, 2014 में ये जेनोसाइड शुरू होता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पे कोशिश करती है कि या तो ये जो मुस्लिम्स हैं जो कि तुर्किश मुस्लिम्स हैं, टर्की से आए हुए हैं, इनको या तो ये अपने मज़हब को कन्वर्ट कर लें या इनके साथ वही सलूक होता है जो कि हमारे पास कश्मीर में होता है। मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो सबसे बड़ी डिटेंशन है वो जियांग जो हमारे पास है प्रोविंस है वहीं पे है। उनकी मॉस्क जो हैं वो उनको डिमोलिश करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे होती हैं। लेकिन हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइना हमें कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे सपोर्ट करता है और रियासतों के लिए याद रखिएगा, फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, रियासतों के लिए मज़हब अहम नहीं होता, सियासतदानों के लिए मज़हब अहम नहीं होता। मज़हब उन्हीं लोगों के लिए अहम होता है जो लोग उसको समझते हैं और सियासतदान के लिए उसकी सियासत सबसे अहमियत होती है, अहम रखती है, अहमियत रखती है। उसके लिए किसी को मरवाना पड़े, किसी को छोड़ना पड़े, वो छोड़ देते हैं। हमने मुगलिया सल्तनत को जब देखा था, हमने देखा था कि कैसे मुगल बादशाहों ने अपने सगे भाइयों को जिनके साथ वो खाया पिया करते थे, गर्दनें उतार के पड़े फेंक दिए थे। शाहजहां को कैद कर लिया गया था। आप सभी जानते हैं कि शाहजहां कैद में रहा था औरंगजेब की वजह क्या थी? तख्त का, ताजो तख्त का नशा इतना होता है कि अपने ही बाप को जो है वो कैद कर लिया जाता है। सो पाकिस्तान भी उसमें सपोर्ट करता है चाइना को और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। हमारे पास ये कंट्रोवर्सी चलती है। दूसरे नंबर पे हम उनको सपोर्ट करते हैं तिब्बतन सॉवर्जेनिटी पर। अब हमारे पास समझना ज़रूरी है कि हमें ज़िंगजियांग की कंट्रोवर्सी का तो समझ में आ गया, ये तिब्बतन सॉवर्जेनिटी क्या? हमारे पास तिब्बतन सॉवर्जेनिटी का मतलब है 2 ऐसी सियासी गुफ्तगू जो चाइना के दरमियान चलती है और तिब्बत के दरमियान चलती है। तिब्बत तिब्बत एक इलाका है, वो ये क्लेम करता है कि मैं चाइना का कतई हिस्सा नहीं हूँ। मैं चाइना के साथ मुंसलिक नहीं हूँ, मैं अलहदा से एक रियासत हूँ। वो कहता है कि मैं चाइना जो है वो मुझ पे बिला वजह अपना तसल्लुत कायम कर रहा है। जबकि चाइना जो है वो ये मानता है कि नहीं, नहीं ये मेरा हिस्सा है। सो
हिस्ट्री के अंदर अगर हम पीछे चले जाएं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों के दोनों सेपरेट और इंडिपेंडेंट जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स थी, रियासतें थी, लेकिन आज चाइना इसको क्लेम करता है और पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। ये दूसरी वजह है हमारे पास उनको सपोर्ट करने के लिए। तीसरी वजह हमारे पास है ताइवान का पॉलिटिकल स्टेटस। ताइवान अभी एक जो हमारे पास कंट्रोवर्सी चलती है वो है ताइवान इशू। ताइवान अभी मसला है क्या? ताइवान का मसला जो है वो यूं समझ लीजिए कि ये हमारे पास उसी तरह से मसला है जैसे तिब्बत का है। चाइना ताइवान को भी क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है और मैं ही इसको जो है वो कंट्रोल करूंगा, और चाइना समझता है कि ताइवान के अंदर अगर कोई मुखालफत या कोई बंदा आता है तो वो यूं ही समझे कि उसने चाइना के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत की। चाइना इन तमाम चीज़ों पे हमें एक इशू पे सपोर्ट करता है और हम पाकिस्तानियों से 3 या 3 से भी ज़्यादा इश्यूज पे सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स। दोनों के दोनों ममालिक जो हैं वो बड़ा अच्छा ताल्लुक है, पाक चीन दोस्ती जो है वो रहती है। लेकिन आप अभी तक अगर ये सोच नहीं रहे हैं या अभी तक आपके ज़हन में ये बात नहीं आई है कि कैसे दोस्त हैं, इनकी कैसे आपस में एक-दूसरे का ताल्लुक है। एक दोस्त सुपर पावर बन चुका है और दूसरा दिन-ब-दिन नीचे चला आता है, दूसरा नीचे आ जाता है। ताइवान का इश्यू ये है कि वो एक एरिया है, चाइना उसे क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। ताइवान कहता है मैं इंडिपेंडेंट स्टेट हूँ, लेकिन चाइना कहता है नहीं ये मेरी रियासत है। दिन ब दिन पाकिस्तान नीचे आता चला जा रहा है और हमारा दोस्त ऊपर से ऊपर चला जाता है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दोनों के दोनों कंट्रीज ये फैसला करते हैं कि हम लोग बायलैटरल पॉलिसी को फॉलो करेंगे, यानी कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान चूंकि हमें दुनिया में जितनी अहमियत हमारी है वो हम सभी जानते हैं, और बाज़ात हमें अपने मराज अमराज का बाज़ात हमें अपनी बीमारियों का इसलिए इदराक करना ज़रूरी होता है ताकि उनका इलाज किया जा सके। अगर कैंसर का मरीज दूसरों को ये बताना शुरू कर दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, तो शायद बताने से वो ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर वो इस चीज़ को मानता है और ट्रीटमेंट करता है तो वो ठीक हो। अपने रिपोर्ट्स करवाने के बाद अगर हमें लगता है कि इनको छुपाने से काम बन जाएगा, वैसा नहीं होगा। हम दुनिया में इस वक़्त जिस भी इंडिकेटर पे जा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे सामने हैं। कुछ ऐसा ही है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। पाकिस्तान पाकिस्तान ने हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है चाइना को। और तो और हमने चाइना को सपोर्ट किया था इसके रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स 1972 में रिचर्ड निक्सन का विजिट होता है चाइना में, और उसमें भी एक ही कंट्री सपोर्ट करती है और वो है पाकिस्तान। 1972 अमेरिका का सदर बहुत कम ममालिक को विजिट करता है, वो सिर्फ वहीं पे जाता है जहाँ पे उसे लगता है कि अमेरिका का कोई बेनिफिट होता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये विजिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। ये वही विजिट था कि जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात जो है वो शुरू होते हैं, बेहतर होता है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये हमारे पास जो है चाइना रिपब्लिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के बाद, ये 1972 के रिचर्ड निक्सन के विजिट से होते हैं। 7 दिन लंबा विजिट था। 7 डे तक रिचर्ड निक्सन स्टे करता है चाइना में। चाइना की 3 सिटीज को विजिट करता है, और रिचर्ड निक्सन जो है वो पहला प्रेसिडेंट बन जाता है कि जिसने चाइना के अंदर जो रहा और यहाँ पे आके उसने जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया डिप्लोमेटिक टाइज को। इससे पहले दोनों ममालिक एक अलग-अलग चीज़ों पे फ़ोकस करते थे। अमेरिका कैपिटलिज़्म को और चाइना कम्युनिज़्म को। ये अभी भी उसी को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन बहर-ए-कैफ़ ये विज़िट जो है वो इम्पोर्टेंट था। पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया। अभी आप देखें तो पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिस पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का। चाइना सबसे ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस करता है और हर तरह से करता है। ये मैं नहीं कहता, बीबीसी जिसने जो है एक रिपोर्ट कंडक्ट करवाई थी 2014 के अंदर। 2014 के अंदर बीबीसी ने एक रिपोर्ट करवाते हैं, तकरीबन 75% के करीब 75% के करीब पाकिस्तानियों को लगता है कि चाइना जो है वो हमारा बड़ा बेहतरीन दोस्त है।
15% पाकिस्तानी इस रिपोर्ट में कहते हैं बीबीसी की कि चाइना जो है वो एक चालाक इन्वेस्टर है जो कि सिर्फ अपने ही लोगों का फायदा करता है। सो कुछ ऐसी मिक्स किस्म की रिपोर्ट्स और व्यूज हमारे सामने आता है। जी जी, ये पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज करवाया था। हमारे पास बहरे कैफ चाइना के साथ डिप्लोमेसी, कॉपरेशन, फ्रेंडशिप, सारी की सारी चीजें अच्छी अच्छी चलती। हमारी मोहब्बत की दास्तान चाइना के साथ अभी बड़ी अच्छे से जो है वो चल रही। अ टाइम ऑनर्ड अलायंस। ऐसा नहीं कि हमें चाइना के साथ कुछ शिकवे हैं, ऐसा नहीं कि हमें चाइना से दुख है, लेकिन गिले शिकवे शिकायतें शायद अपनों से हैं। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश की, अच्छा सपोर्ट करने की कोशिश की। हम ये जानते हैं कि हमने 1962 में जो किया, तो हमारे पास चाइना ही वो था कि जिसने हमें सपोर्ट किया था 1965 में और 1962 में। 1962 में हमने इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी और उसके बाद 1965 में बाकायदा हमने जिब्राल्टर ऑपरेशन को शुरू कर दिया। सही कह रहे हैं हमें। 1962 बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर होती है इंडिया के साथ चाइना की। इंडिया को लगता है कि वो दुनिया में सब काम कर सकता है, और कुछ ऐसा ही उसने सोच लिया था कि वो चाइना को भी सबक सिखाएगा और कश्मीर और लद्दाख के हिस्से जो हैं वो ले लेगा। अब हुआ क्या था? ये एक ऐसी वॉर है जो दो मुल्कों के दरमियान है, चाइना और इंडिया। शुरू होती है अक्टूबर के महीने से, खत्म होती है नवंबर के महीने में, साल 1962, 1962। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक ऐसा मिलिट्री एस्केलेशन था जिसने छोटे से बॉर्डर डिस्प्यूट से शुरू हुआ और दोनों बॉर्डर्स के करीब चलता रहा। इसमें हमारे पास जो है वो भूटान, आस्की चीन और नेपाल जैसे एरियाज भी शामिल हो जाते, यानी कि वहां पे बॉर्डर्स के करीब। दरअसल ये बॉर्डर में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर में वही मामला रहते हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे होते हैं। छोटे छोटे झगड़े, सारे के सारे मामला जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं चाइना और इंडिया के दरमियान। लेकिन जरा हमें यहाँ पे रुकने की और सोचने की जरूरत है कि चाइना तो बहुत चालाक है, फिर चाइना ने इंडिया के साथ बिगाड़ने की सोची और सोची क्यों? हालांकि इंडिया तो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इंडिया के साथ बिगाड़ने का मतलब ये है कि जितने वहां पे पॉपुलेशन है, वहां पे अपना पैसा डुबोना, वहां पे अपनी एप्लीकेशन बंद करना, वहां पे अपने काम करना, तजारत को बंद करना। इसका मतलब है कहानी में कुछ और गड़बड़ भी है कि जो चाइना को इससे मसला। 1962 की इंडिया वॉर समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ साल पीछे चलते हैं और हम आ जाते हैं 1959 के अंदर। ऐसा क्या हुआ था 1959 में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना कहता है कि तिब्बत मेरा इलाका है। जिसने तिब्बत के ऊपर आंख भी उठाई, इस तरफ भी देखा, तो वो समझ ले वो मेरा दुश्मन। दर हकीकत 1959 में तिब्बत के अंदर एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, एक एहतजाज शुरू हो जाता है, एक रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। तिब्बत का कैपिटल उन दिनों लहासा था। तिब्बत के अंदर जब ये एहतजाज शुरू होता है तो चाइनीज आर्मी, जिसका नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ पीएलए था, पीएलए जो है वो वहां पर पहुंचती है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसने जितने भी तिब्बत के यहाँ पे इस रिवॉल्ट के अंदर मेन लोग थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया चाइना के खिलाफ, वहां पे उसने अजाइलियम दिया, जिनमें हमारे पास जो है वो दलाई लामा जैसे लोग शामिल हैं। चाइना की इस बात से इंतहाई शदीद गुस्सा था कि तुम हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर जो है वो हमें तंग कर रहे हो। 1959 में ये कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान जो है वो उसने हमेशा चाइना को सपोर्ट किया, और चाइना को, चाहे वो ताइवान का था, चाहे वो शिंगजियांग का मैटर है, कोई भी मैटर है, उसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक आपको चीजें पता चल चुकी हैं?
तिब्बत में इंडिया ने जो लोग मसला पैदा कर रहे थे चाइना के इलाके में, उनको सपोर्ट किया था, उनको अपने पास पनाह दी थी, ठीक है, उनको अपने पास जो है वो पनाह दी थी। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, सीएमसी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ये हाईएस्ट जो है वो नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है वो, कहानी में आगे चलते हैं। अब हमारे पास पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप और बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन असल में हमारे ताल्लुकात तो बेहतर उसी दिन ही हो गए जब चाइना ने इंडिया के खिलाफ जो है वो नारे जंग बुलंद कर दिया था। आपकी दफ़ा हमें पता चलता है कि हमारा 1972 का चाइना का विजिट भी बड़ा अच्छा रहा, जिसमें हमने अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन को जो है वो चाइना का विजिट करवाया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास आती हैं और यूँ पाकिस्तान चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप जो है वो चलते चल जाते हैं। पाकिस्तान जो है उसने एक और काम भी किया। पाकिस्तान ने कोशिश की कि चाइना जो है इसकी दुनिया से पूरी की पूरी दुनिया जो है वो उनसे रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए और रिलेशनशिप मुस्लिम वर्ल्ड से भी बेहतर बनाया जाए। अब की दफ़ा पाकिस्तान कोशिश करता है और चाइना जो है वो उसके रिलेशनशिप दुनिया से, मुस्लिम दुनिया से जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। सो चाइना को मुस्लिम दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने में भी पाकिस्तान का रोल है। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब चाइना को इतनी ज़्यादा ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से मिलते हैं, तो वो क्यों पाकिस्तान को छोड़ेगा? हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हमारे चाइना के साथ हमारे बहुत से हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स हैं। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म जो है वो उसकी बहुत सी मुक़द्दस जगहें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वाक़ हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे भी लोगों को सपोर्ट करें। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म के मॉन्क्स कुछ थे। मॉन्क कहते हैं ऐसे लोगों को जो राहब होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये लोग जो हैं वो ये बड़े फ़ैसिनेटिंग तरीके से जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर और चाइना के अंदर एक अच्छा इमेज जो है वो देता। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बुद्धिज़्म के मानने वाले एक कंट्री से दूसरी कंट्री से पहली कंट्रीज़ में मूव होते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। ये बुद्धिज़्म को कन्वर्ट करते हैं, तक़सीम करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाका। यही वजह है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये लोग जो बुद्धिस्ट जो हैं, वो भी मूव करते रहते हैं और ये एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने में भी मदद देता है। हमारे पास जो है, चाइना ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमारी नज़र से नहीं गुज़री जो हमारी रिलेशनशिप जो हैं, वो ख़राब हुए हैं। अभी 1947 में हम चलते हैं और जहाँ पे चाइना के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप यूनिक अलायंस पैदा होता है। दोनों रियासतों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जो पहले कभी ना था, यूनिक अलायंस। 1947 टू 1961 एक ऐसा अरसा था जब चाइना की इंडिया के साथ जंग नहीं हुई थी। 1947, 1961 चाइनीज़ कम्युनिस्ट हमारे पास वो लोग हैं ये जिन्होंने चाइनीज़ सिविल वॉर जो है वो लड़ी थी, सीसीडब्ल्यू, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये वो लोग हैं जो हमारे पास जो हैं वो 1927 में 1927 में ये लोग जंग लड़ते हैं। किनके खिलाफ जंग लड़ते हैं? कुमिंटिंग लेड गवर्नमेंट से। मान लीजिए उस दौर में चाइना के ऊपर जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी उभरती है और वो जंग लड़ती है। वो ये कहते हैं कि मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें कम्युनिज़्म लेके आनी पड़ेगी। कम्युनिज़्म जो हमारे पास जो है वो इश्तराकी निज़ाम होता है, सब के सब लोग शामिल होते हैं, वो कम्युनिज़्म कहलाती है। हमारे पास जो है ये कुछ सिचुएशन जो है वो चलती है। 1947 में चाइना वजूद में आ जाता है। 1 अक्टूबर 1947 1 अक्टूबर को चाइना जो है वो वजूद में आता है। जो मूवमेंट में सबसे आगे थे, उनका नाम हमारे पास है माओ ज़ेडोंग,
MAO माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो है वो सबसे आगे होते हैं इस मूवमेंट। वो चाइना का ऐलान कर देते हैं कि चाइना आज से जो है वो एक कम्युनिज्म गवर्नमेंट वजूद में आ गई। और 4 जनवरी को हम लोग जो हैं वो चाइना को एक्सेप्ट कर लेते हैं 1950 में। पहली दुनिया की मुस्लिम गवर्नमेंट, पहला मुस्लिम कंट्री जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कभी ना भूलिएगा। जो मैर्ज कर रहा था माओ जेडोंग, ये वो बंदा था जिसने कम्युनिज्म को चाइना में गवर्नमेंट में लेके आया था, सपोर्ट किया था, और अभी तक इन्हीं की हुकूमत था। इन्होंने बताया था कि दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन निज़ाम है जो आप चाहते हैं कि दुनिया में रहे, वो हमारे पास कम्युनिज्म है। और चाइना ने ये साबित करके दिखाया कि कम्युनिज्म दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, और हम लोग भी देखते हैं। माओ जेडोंग जो है ये चाइना के फाउंडिंग फादर समझे जाते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं 1950 के अंदर, और बाकायदा तौर पर ये रिलेशनशिप मैच्योर हो जाते हैं 21 मई 1951 के अंदर। दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। वजह क्या थी सपोर्ट करने की? इंडिया फैक्टर था। चाइना को पता था कि मैं खित्ते में दो दो दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये उन दिनों की बात है जब हमारे पास पैसे हुआ करते थे। हम शुरू से ही फुकरा नहीं थे, हम शुरू से ही मांगने वाले नहीं थे। 1960 में हमने चाइना को सपोर्ट किया था, चाइना को कर्जा दिया था। वो अलहदा है बात है कि आज हमारे कपड़ों के अंदर इतने छेद हो चुके हैं कि ये बात हम किसी को बताएं तो बताते हुए शर्मिंदगी होगी कि हमने चाइना को सपोर्ट किया था। ये तो कोई नहीं मानेगा। बहरकैफ 1951 में हमारे दोस्ती वाले रिलेशनशिप और परवान चढ़ते हैं। हम बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक दुश्मन मिल गया। चाइना बड़ा खुश है कि एक ऐसा मुल्क मिल गया जिससे मेरी दोस्ती हो गई। न्यू फाउंड नेबर, एक ऐसा मुल्क जो करीबी है, हमसाया है, कम्युनिस्ट है, और इसका मतलब है अपने काम से काम रखेगा। वो स्पोर्ट इन 1961, किसको सपोर्ट किया हमने 1961 में? 1960 में चाइना को सपोर्ट किया हमने 1960। वजह क्या थी कि इंडिया को, चाइना ने सोचा कि मैं इंडिया के साथ सिर्फ लड़ सकता हूँ, पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकता। तो पाकिस्तान दोस्त बन गया, और हमें ये इत्तला मिल गई, हमें पता चल गया कि चलो इंडिया को कोई तो कोई मिला। और दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, ये तो आप जानते हैं, आपका पक्का दोस्त होता है। सो इंडिया जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इसका कोई शुरू से दुश्मन था या इनके ताल्लुकात खराब थे। इंडिया ने पाकिस्तान से भी पहले इसको रिकॉग्नाइज कर रखा था। और नेहरू जो है वो बहुत चालाक और बहुत तेज आदमी था। अगर इंडिया आज अपनी मौजूदा सूरत हाल में है, उसकी वजह जो है वो नेहरू, ये नेहरू ही है जिसने जो है वो इंडिया के अंदर नित नए डैम शुरू कर दिए। ये नेहरू ही है जिसने उस वक्त जो है वो इंडिया के न्यूक्लियर पावर्स पे काम करना शुरू कर दिया था। और ये भी नेहरू ही है जिसने पहली दफा स्पेस का ख्वाब देखा था, जिसको बाद में अब्दुल कलाम और दूसरे लोगों ने फिर परवान चढ़ाया था। कुछ ऐसी कहानियां हैं पाकिस्तान की और इंडिया और चाइना की। साल 1956, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन दिनों में हुसैन शहीद सोहरवर्दी हैं। सीधी सी बात है, साफ बात है, दुनिया में हमें कोई मुंह नहीं लगाता था। ये अल्लाह के फजल करम से हमारे साथ इब्तदा से ही मसाइल रहे। पैदा होते हैं तो ब्रिटिश जिन्होंने पैदा किया वो ही मुंह नहीं लगाते, वो सुतेलों का ऐसा सलूक करते हैं और इंडिया को मुंह लगाते हैं। जब दुनिया में आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, इंडिया को खुश आमदीद कहता है, हमें मुंह नहीं लगाता। हम परेशान होके यूनाइटेड स्टेट्स यूएसएसआर को खत लिखते हैं, हमारा एम्बेसडर जाता है कि हम भी दुनिया में नया मुल्क आ चुके हैं, हमें भी कोई लिफ्ट करवा दी जाए।
ہم نے یو ایس ایس آر کو خط لکھا، وہاں پہ ہمارا ایمبیسڈر گیا، یو ایس ایس آر نے کہا پریشان لگتے ہو، کوئی بات نہیں، چلو چلے آؤ میری طرف، میرے بلاک میں آ جاؤ، کمیونزم کے بلاک میں آ جاؤ۔ امریکہ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا پاکستان بھی ہے، پاکستان، یو ایس ایس آر نے اس کو بلا لیا ہے، جلدی سے امریکہ خط بھیجتا ہے، نہیں نہیں نہیں، اب میری طرف آ جاؤ، میں تو بھول گیا تھا تمہیں ویلکم کرنا، آ جاؤ۔ ہم یو ایس ایس آر کو کہتے ہیں اچھا پھر ملاقات ہوگی، ٹاٹا بائے بائے، ہمیں امریکہ نے بلا لیا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب یو ایس اے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی چل رہا تھا۔ اب کہانی میں ہم آ جاتے ہیں 1956 سال 1956، جب انڈیا نت نئی چیزیں کر رہا تھا اور لوگ اتنے کپڑے شاید نہیں تبدیل کرتے تھے جتنے ہم نے 1950 سے 1960 میں پرائم منسٹر تبدیل کیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ہمارے پرائم منسٹر ان دنوں حسین شہید سہروردی تھا، پاکستان کے بیرسٹر تھے، پولیٹیشین تھے، اور پاکستان کے 1956 سے 1957 تک میں نے بتایا ایک سال ان کو جو ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھنا نصیب ہو سکا۔ بنگال سے تھے، پرائم منسٹر آف بنگال۔ ہمارے پاس سہروردی جو ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ جو ہیں وہ لیڈر تھا۔ فاؤنڈنگ لیڈر کیسے تھے؟ انہوں نے تو کبھی سپورٹ نہیں کیا، شیخ مجیب الرحمان کے استاد تھے حسین شہید سہروردی جو ہیں، شیخ مجیب الرحمان کے مینٹور تھے۔ سو ہمارے پاس حسین شہید سہروردی صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پر موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے چائنیز پریمیئر جو ہے زو این لائی، زو ان لائی کو جو ہے یہ پیغام بھجواتے ہیں زو ان لائی صاحب کو کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں تھے، کسی انٹرنیشنل میٹنگ میں تھے۔ زو ان لائی حسین شہید سہروردی صاحب کی سوچ سے ہزاروں گنا تیز لیڈر تھا۔ جب میں زو ان لائی کی بات کرتا ہوں، زو ان لائی چائنیز کا ڈپلومیٹ تھا، یہ ہمارے پاس چائنا کا وہ ڈپلومیٹ تھا، چائنا کا وہ ایمبیسڈر تھا جس نے سرو کیا چائنیز کمیونزم پارٹی کو مختلف جو ہیں ٹائرز کے اندر۔ چائنا کی اکانومی کو اگر کسی بندے نے چینج کیا تھا تو وہ زو ان لائی تھا، زو ان لائی۔ اور ان دنوں چائنا کا کرتا دھرتا کون تھا؟ ماؤ زیڈنگ۔ یہ وہ بندہ تھا جس کا میں نے آپ سے ابھی ریکویسٹ کی، اوپر میں نے نام اس کا ہائی لائٹ کیا تھا، یہ والا ماؤ زیڈنگ۔ سو ہمارے پاس حسین شہید سہروردی صاحب زو ان لائی کو کہتے ہیں کہ کو ملاقات ہو سکتی ہے، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ زو ان لائی صاحب کہتے ہیں میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور خود جو ہے وہ حسین شہید سہروردی کے پاس آتے ہیں۔ حسین شہید سہروردی بتاتے ہیں کہ اچھا یار مائنڈ نہ کیجیے گا، تم لوگ کمیونزم کے ماننے والے ہو، ہم لوگ جو ہیں وہ کیپٹلزم کے ماننے والے تو نہیں ہیں، ہم لوگ امریکہ کی طرف چلے گئے ہیں، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا۔ اور تو اور ہم فرتے جذبات میں اتنا آگے نکل گئے کہ حسین شہید سہروردی صاحب نے ملٹیپل فورمز پہ تقریریں کی، اور ہماری ساری کی ساری تقریریں کمیونزم کے خلاف تھی کہ یہ نظام اچھا نہیں، یہ نظام تباہی والا ہے، ڈیموکریسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اور چائنا جو ہے وہ کمیونزم کو مانتا تھا، اور کمیونزم ایک اسٹیٹ ہے، کمیونسٹ اسٹیٹ ہے۔ اب حسین شہید سہروردی صاحب نے بتایا کہ یار وہ میں نے بس تقریروں میں کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم پاکستان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی عزت کرتے ہیں۔ تو بڑا دل تھا، ایک اچھا الائنس جو ہے وہ ہوا، اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ٹریٹی آف فرینڈشپ جو ہے وہ رکھی، تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا چائنا اور پاکستان کے درمیان دوستی۔ یہ ہمارے جو ہیں وہ پہلے تعلقات تھے جس میں ہم نے چائنا کے اندر پائے جانے والے نظام کو ننگا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس پہ مائنڈ نہیں کیا۔ زو ان لائی ایک ماسٹر مائنڈ بندہ تھا، شاید ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہیں پتا تھا زو ان لائی کو کہ مجھے پاکستان کو سیکیور کرنا ہے، در حقیقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر انڈیا پاکستان کو دوبارہ اپنے ساتھ ملا لے گا تو میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ ایک بہت اچھا رائٹر ہے نکولس مکیولی، اس کی ایک کتاب ہے دا پرنس، اگر
पढ़ रखी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ रखी तो उसको जरूर पढ़ना। वो कहता है अगर दुनिया में दो रियासतें हैं, एक तरफ कमजोर है और एक तरफ ताकतवर है, कमजोर जो है उसके ऊपर ताकतवर हमला कर दे तो आप तीसरी रियासत को आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है किसको सपोर्ट करना चाहिए, कमजोर को या ताकतवर को? आप एक तीसरी कंट्री हैं, दो ममालिक एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे, कमजोर को सपोर्ट करोगे या ताकतवर को? कुछ ने कहा वीक, कुछ ने कहा स्ट्रॉन्ग, बाकी भी इस पे आंसर दें। मैकियावेली कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग करो, आप जो है वो सपोर्ट करोगे वीक को। वीक को वो इसलिए नहीं उसको सपोर्ट करोगे कि वीक जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए कि अगर ताकतवर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया तो अगला टारगेट आप हो, इसलिए तो आपने वीक को सपोर्ट करना है ताकि वो आपके ऊपर अटैक ना हो सके, वीक को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा ही चाइना है, चाइना मानता है इस चीज को कि मुझे बैक वक्त जो है वो शेर की तरह ताकतवर होना है और लूमड़ की तरह चालाक होना है। चाइना ने इतने बिलियंस के प्रोजेक्ट लगाए, आज तक पाकिस्तान बदल क्यों नहीं सका? सी पैक आपने सुना होगा जब आप 2013-15 में थे कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, किस्मत बदल क्यों नहीं सकी? हजूर वाला कभी भी फॉरेन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आपके फायदे के लिए नहीं होता, वो अपने फायदे के लिए होता है। ये खाम ख्याली है उन लोगों की जो जो ले मैन है, वो ये समझते हैं कि शायद इससे मेरी अपनी कंट्री को कोई फायदा हो जाएगा। आपकी कंट्री को कोई फायदा नहीं होगा, ये फायदा उन्हीं को होगा जो जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, जो लोग इस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं उन्हीं को फायदा होता है और भी इंतहा फायदा होता है। खैर हम कहानी में वापस आते हैं, तो ये हमारे पास चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप था। असल कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1962 की जंग शुरू हो जाती है। अब की दफा इंडिया और चाइना जो है वो इनके दरमियान जंग है। जो रिलेशनशिप थे, नेहरू ने इब्तदा में बड़े अच्छी कोशिश की है मेंटेन करने की। इंडिया का एक कमजोरी कह लीजिए, एक मसला कह लीजिए, या उसको कुछ भी कह लीजिए, इंडिया अपने इलाके कभी किसी को नहीं देता है, चाहे वो वीक स्टेट में हो, चाहे वो ताकतवर हो, वो उसके करीब किसी को पटकने भी नहीं देता। लड़ना पड़े, जो मर्जी करना पड़े वो करता है। 1971 में अगर आप हिस्ट्री में जरा गूगल पे जाके लिखेगा कि हमने क्या क्या खोया था 1971 की जंग में, बहुत सी वादियां मिलेंगी आपको, बहुत से एरियाज मिलेंगे, गूगल आपको दिखाएगा, आपकी अकल गुम हो जाएगी कि अच्छा हमने 1971 में ऐसे ऐसे एरियाज कश्मीर के खो दिए, वो अभी इंडिया के पास है, दुर्गा वैली है वगैरह वगैरह वगैरह। 1962 में इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, हम चाइना को आगे नहीं आने देंगे। चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बात हुई, पाकिस्तान ने कहा मैं तो आपको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करूंगा, मेरा अलायंस आपके साथ है, मैं यूं समझ लीजिए ऑल वेदर फ्रेंड हूँ तमाम मामलात में। ये लिखी हुई है सामने आपको, अगर आपको उर्दू में नहीं समझ आ रही 1962, ये लिखी हुई है, आप देखिए। ये हमारे पास वो वाले पीरियड्स हैं जिसमें हमने जो है वो चाइना को सपोर्ट किया और चाइना ने बदले में हमें सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा कहानी में ट्विस्ट दो चीजों से आता है। साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो 1963 में होता है, और ये एग्रीमेंट बड़ा जबरदस्त एग्रीमेंट था। इससे जो है वो हमारे बॉर्डर्स ना सिर्फ डिफाइन हुए, बल्कि चाइना ने जो है वो खुल खिला के पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इवन जब माहदा हो गया, कुछ ऐसे एरिया से कुछ 750 स्क्वायर किलोमीटर था, वो भी एग्रीमेंट के अंदर चाइना को चला गया। वो तो बाद में हमें याद आया कि यार ये इलाका तो हमारा वो वाला इलाका था जहाँ पे हमारे लोगों की फसलें हुआ करती थी, सारे काम होते थे। फिर हमने जो है वो माओ जेडोंग को एक लेटर लिखा कि हजूर वो गलती से ज्यादा एरिया चला गया है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, उसने वापस कर दिया। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी की आपको पता चलता है। हमारे पास जो है फॉर्जिंग अ कॉमन फ्रंट, इंडिया पाकिस्तान का भी दुश्मन है, चाइना का भी दुश्मन है। दोनों कोशिश करते हैं कि मिल के जो है पाकिस्तान और चाइना के, हम मिल के जो है वो इसको फेस करें। पाकिस्तान तो शायद अब इतना कमजोर हो चुका है माली लिहाज से कि हम
कोई भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक हकीकत की बात है। और इंडिया की जो सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। हाँ, हम जितने मर्जी जज्बे और ऐसी वैसी बातें कर लें, वो शायद हमारी इमोशंस को सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन हम लोग अपनी ताकत का सही मानों में देखें तो शायद हम दुनिया में इस वक्त अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। लेकिन कहानी तब्दील हो सकती है, अभी भी बदली जा सकती है अगर बदलने वाले हों। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर था कि जिसमें हमने जो है वो 1900 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो दे दिए थे। चाइना जो है इसने इस तमाम के तमाम एग्रीमेंट को देखा और वहां से हमारी रिलेशनशिप में है वो एक कॉमन फ्रंट इंडिया के खिलाफ सारी की सारी चीजें जो है वो शुरू हो जाती। लेक्चर थोड़ा ड्राई है, मैं यहाँ पे एक पॉज लेना चाहूँगा, यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास बहुत 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 इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के उन तमाम टॉपिक्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका और ये तमाम के तमाम जो रिलेशनशिप्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Naeem, I have highlighted the date we requested to share this file in the group after the lecture. What I'm expecting from you people after this lecture, you are requested to go through the pages that I have covered. इनके अपने नोट्स जो हैं वो बनाएं, इनके कोशिश करें कि नोट्स बनाएं और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच मारिया, अगर ये इस लेक्चर ने आपकी हेल्प आउट किया, अगली बातें जो है वो काफी हेल्प आउट करेंगी। 2 मिनट में मैं लेक्चर को खत्म कर दूंगा। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ये एक ट्राइका की तरह काम करेंगे। हम लोगों ने बहुत से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कल के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी में ट्विस्ट आता क्यों है, चाइना क्यों पाकिस्तान के अंदर मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स को शुरू करता है, क्या वजह है कि पाकिस्तान उन हालात से नहीं निकल पाता जिन हालात में हम 1947 के बाद उलझे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट्स ने विजिट किया, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टाइमलाइन जो कि आपके करंट अफेयर्स के पेपर को बदल के रख देगी, खसूसन इंग्लिश ऐसे और वो तमाम की तमाम चीजें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी कहानी शुरू हुई 1950 से, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे बने, 1956 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई, यही जो मैंने बताया है। ठीक है, मैंने इसके अलावा 1962, 1963, 1970, 1978, 1980, 1986 में क्या क्या हुआ, उन एक एक साल का एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ जरा कम्युनिज्म इन तमाम चीजों को समझना। हमारे अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्रीवियस सेशन में सेंटो कर चुके हैं, सीटो सेंटो कर चुके हैं। ठीक है, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो लेक्चर आपको भेज देंगे 0331400350। ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, ये आपको वो भेज देंगे सेशन जो है। ठीक है, आप उन्हें बताइएगा कि यू नीड अ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, तो वो आपको यकीनन भेज देंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, या यूट्यूब पे जो है वो आप लिख लीजिएगा, शायद इस चैनल पे भी आपको मिल जाए, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है एमओसी स्टडी बीट्स। ठीक है जी, थैंक यू। हम एक एक साल की डिटेल्स को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमने 2007 में जेएफ थंडर इनसे लिए थे तो वजह क्या थी, हमने चाइनीज ओलंपिक को क्या किया था इस्लामाबाद में, एक एक चीज पाकिस्तान की आईएसआई ने जो है वो क्या किया था, किस तरह से टेररिस्ट जो हैं वो उनको वहां से, पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं या उग्र टेररिस्ट जो हैं वो कौन टेररिस्ट थे, क्या क्या हुआ था। और हम समझ से आएंगे जनाब अपनी टाइमलाइन में 2022 तक, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप टॉप पे कहाँ पे गए और नीचे कैसा। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं 2-3 किताबें आपको रिकमेंड करूंगा। पहली किताब जो आपको पढ़नी चाहिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के और चाइना के रिलेशनशिप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मलीहा लोधी की किताब पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। पाकिस्तान की समझ में आ जाएगी कि इसमें ख़ुसूसन जाहिद हामिद के सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट, और टाइम मिल सके तो पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान हार्ड कंट्री भी पढ़ लीजिएगा। आखिरी किताब हमारे पास जो है वो जाहिद हामिद की किताब हो।
ये 3 किताबें हैं जिनको आप देखेंगे। कल के लेक्चर में मुलाकात होती है और चाइना का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इनके नोट्स बनाइए एंड गुड लक फॉर योर पेपर। खुदा हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन that you people want to ask, so I'm available for the questions. Thank you so much, people. Khuda Hafiz.